Today topic is collision. अब collision क्या होता है कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के क्लोज हों और एक दूसरे की फोर्स को एक्सपीरियंस महसूस कर सकें, तो हम क्या कहेंगे, दो बॉडीज क्या कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं। ठीक है। collision क्या होता है कि व्हेन बॉडीज एक दूसरे के इतना क्लोज हों कि वो एक दूसरे की फोर्स को महसूस कर सकें और एक दूसरे की डायरेक्शन को भी क्या करें, चेंज कर दें, उस टाइम हम कहते हैं कि द बॉडीज आर सेड टू बी इन collision। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन 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 टू ऑब्जेक्ट्स come close to each other come close to each other and interact by mean of forces and interact by mean of forces, then bodies are said to be in. When two bodies come close to each other and interact by mean of forces, then bodies are said to be in. Bodies are said to be in collision. Then bodies are said to be in collision. अब next है types of collision. There are two types of collision. Next is type of collision. तो हम ऐसे करते हैं कि एक साइड पे हम लिख लेते हैं collision. अब collision की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास इलास्टिक collision. One is elastic collision. और जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास होती है इन इलास्टिक collision. सेकंड इज इन इलास्टिक collision. तो collision की हमारे पास दो टाइप्स हैं, इलास्टिक collision एंड इन इलास्टिक collision. अब पहले इलास्टिक collision क्या होता है? ऐसी collision जिसमें मोमेंटम कंजर्व रहे. ठीक है, द collision इन विच मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट इज टोटल एनर्जी. अब जो इलास्टिक collision होती है उसमें मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा. ऐसी collision जिसमें मोमेंटम क्या हो, कंजर्व्ड हो, और काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो, कंजर्व्ड हो, बिफोर एंड आफ्टर collision, और टोटल एनर्जी भी क्या रहे, कंजर्व्ड रहे. इस तरह की collision को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक collision कहते हैं. द collision इन विच मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी and total energy all remains conserved are called elastic collision. Next is inelastic collision. inelastic collision में क्या होगा कि जो मोमेंटम है वो तो कंजर्व रहेगा
मोमेंटम इज कंजर्व्ड। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है इज नॉट कंजर्व्ड। द collision in which and kinetic energy is not conserved is called inelastic collision। तो इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी है वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में क्या हो रही होगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जबकि टोटल एनर्जी इसमें हमारे पास क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कंजर्व। तो इलास्टिक इल्यूजन में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी सब चीजें कंजर्व रहती हैं। इन इलास्टिक इल्यूजन में मोमेंटम और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, जबकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहेगी, वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड इन इलास्टिक इल्यूजन। अब आ जाते हैं हम इसकी एग्जाम्पल में। इलास्टिक इल्यूजन क्या होगा, जिसमें सब चीजें कंजर्व रहें। तो इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं, बाउंसिंग बैक ऑफ ए हार्ड बॉल, इलास्टिक इल्यूजन। बाउंसिंग back of a hard ball, back of a hard ball from marble floor, floor is approximately an inelastic illusion, is approximately an inelastic an elastic illusion। इसका मतलब है कि जब भी कोई हार्ड बॉल किसी मार्बल फ्लोर पे हिट करे और एग्जैक्टली उसी हाइट पर अगर आ जाए तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक इल्यूजन। इसके साथ हमने वर्ड लिखा है अप्रोक्सीमेटली का, ऑलमोस्ट वो क्या होगी, इलास्टिक इल्यूजन होगी, ठीक है। जबकि इन इलास्टिक में अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें तो वो बनेगी इन इलास्टिक इल्यूजन की एग्जांपल, बाउंसिंग बैक ऑफ ए हार्ड बॉल फ्रॉम मार्बल फ्लोर, फ्रॉम मार्बल फ्लोर, बाउंसिंग बैक ऑफ ए हार्ड बॉल फ्रॉम, यहाँ पे आएगा सैंडी फ्लोर, फ्रॉम सैंडी फ्लोर। तो देखिए, अगर आप कोई रेत वाला कहीं पे है, उस पे अगर आप हार्ड बॉल को हिट करें तो वो उसमें जाके दब जाएगी, क्योंकि वो इन इलास्टिक इल्यूजन हो रही है। का मतलब है वहां पे काइनेटिक एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, इल्यूजन बिटवीन टू कार्स, इल्यूजन बिटवीन टू कार्स। नेक्स्ट इज, ये जो इलास्टिक इल्यूजन है ना, वो आइडियल केस होता है। इलास्टिक इल्यूजन इज आइडियल केस, आइडियल केस है। जबकि इन इलास्टिक इल्यूजन ये हमारे पास रियल केस है। ये जो डेली लाइफ में हमारे पास इल्यूजन होती है ना, वो
इलास्टिक क्लूजन नहीं होती बल्कि इन इलास्टिक क्लूजन होती है। तो इसका मतलब है कि परफेक्ट इलास्टिक क्लूजन कैन नॉट बी पॉसिबल। परफेक्ट इलास्टिक क्लूजन कैन नॉट बी पॉसिबल। बी पॉसिबल। तो हमारे पास अभी तक हमने क्या किया है, क्लूजन। क्लूजन क्या है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम क्लोज टू ईच अदर and interact by mean of forces, then bodies are said to be in collision। और जो collision है वो दो तरह की होती हैं, इलास्टिक collision एंड इन इलास्टिक collision। इलास्टिक collision में मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तीनों चीज़ें कंजर्व्ड होंगी। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं होगी, वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, हीट, साउंड, किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और फिर हमने इसकी एग्जांपल लिखी है, बाउंसिंग बैक ऑफ ए हार्ड बॉल फ्रॉम मार्बल फ्लोर इज अप्रोक्सीमेटली हमने वर्ड यूज किया। जबकि क्लूजन बिटवीन टू कार्स वो हमारे पास इन इलास्टिक क्लूजन। और परफेक्टली इलास्टिक क्लूजन पॉसिबल रियल लाइफ में नहीं होती। इसका मतलब है मोस्टली जो इलास्टिक क्लूजन हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, जो भी क्लूजन हैं वो इन इलास्टिक होती हैं। अब आ जाते हैं इसके लॉन्ग टॉपिक पे, जो है इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक क्लूजन इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन। अब इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन में हमने बॉडीज को कोलाइड करवाना है और उनकी क्लूजन्स को चेक करना। नेक्स्ट इज इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन। इसमें हमने सबसे पहले तो दो बॉडीज कंसीडर करनी है। ये हमारे पास फर्स्ट बॉडी है जिसका मास कितना है m1, और वो शुरू में किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, u1 की वेलोसिटी। और एक सेकंड बॉडी है जिसका मास कितना है m2, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, u2 की वेलोसिटी से, u2। ये है अभी बिफोर क्लूजन। बिफोर क्लूजन। दिस इज बिफोर क्लूजन। अब अगर हम बिफोर क्लूजन ही चेक करें तो इन बॉडीज का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हम पहले देख। इसका मोमेंटम होगा फर्स्ट बॉडी का p1 को मैं लिख देता हूं m1 u1, और इसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी ke1 विच इज हाफ m1 u1 स्क्वायर। और इसी तरह अगर हम सेकेंड बॉडी का मोमेंटम देखें बिफोर क्लूजन, वो होगा p2 विच इज m2 u2, और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी ke2 लिख देते हैं, और वो होगी हाफ m2 u2 square। These are the momentum and kinetic energy of first body and second body before collision. Now during collision, next is जब दो बॉडीज कोलाइड करेंगी तो फिर हमारे पास हम ऐसे लिख लेते हैं ड्यूरिंग collision। ड्यूरिंग collision।
अब हमने देखना कि ड्यूरिंग कोलिजन ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को हिट करेंगी। जैसे ये फर्स्ट बॉडी है m1 और सेकंड बॉडी m2, ये एक दूसरे को हिट करेंगी। और ये कब पॉसिबल होगा? जब इस केस में u1 इज ग्रेटर देन u2 हो, मतलब सेकंड बॉडी की वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी सेकंड बॉडी से क्या हो, ज़्यादा हो, तब वो जाके हिट करेंगे। नाउ अब आ जाता है आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मैसेज तो उतने ही रहेंगे कि जैसे हमारे पास फर्स्ट बॉडी है उसका मैस तो m1 ही रहेगा, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मे बी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी, और वो u1 की बजाय अब क्या हो जाएगी v1। इसी तरह जो सेकंड बॉडी है उसकी वेलोसिटी भी हमने u2 की बजाय v2 लिख देंगे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, मतलब u1 और u2 की जगह पे v1 एंड v2 आ गया। और अभी हमने ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ली हुई है। वन डायमेंशन को हम हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं। वन डायमेंशन को तो मैं हेडिंग्स में लिख दूं, हेड ऑन कोलिजन भी कह सकते हैं। और इसमें वन डायमेंशन का मतलब यही है कि आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेंगे, मतलब वो स्कैटर्ड नहीं होंगे, एक ही स्ट्रेट पाथ पे वो मूव करेंगे। नेक्स्ट, अब हमने चेक करना है कि इनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन, p1 ही लिखता हूँ, अब बन जाएगा m1 v1। और इसका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बन जाएगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर। इसका मोमेंटम हो जाएगा p2 विच इज m2 v2। और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ke2 विच इज हाफ 1/2 m2 v2 square। So these are the kinetic energy and momentum of first and second body after collision। तो अभी तक हमने, अगर तुम्हें रिवाइज करवाऊं, तो हमने दो बॉडीज ली हैं, एक का मास m1 and second one is m2 which are moving with velocity u1 and u2 before collision and their momentum or kinetic energies are given। Next is after collision their velocities only change and become v1 and v2, so their momentum and kinetic energy become, and it is given as in this m1 v1 and the kinetic energy is half m1 v1 square। Momentum is m2 v2 half m2 v2 whole square। जस्ट हमने u1 की जगह पे u2 लगा दिया, u1 की जगह पे v1 एंड u2 की जगह पे v2 आ गया। नेक्स्ट इज, अब हमने इसकी आगे फर्दर कैलकुलेशन करनी। अब हमें पता है कि हमने टॉपिक में इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है, और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड। तो हमने लिखना है बाय, इलास्टिक कोलिजन का टॉपिक है ना, और इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ momentum, law of conservation of momentum, which is momentum before collision must be equals to momentum after collision।
momentum before collision, momentum before collision must be equals to momentum after collision. After collision, momentum before collision must be equals to momentum after collision. अब हमने मोमेंटम बिफोर collision हमें पता है विच इज इक्वल्स टू m1 u1 ये फर्स्ट बॉडी का प्लस m2 u2 ये सेकंड बॉडी का मोमेंटम। अब बिफोर collision, आफ्टर collision क्या हो जाता है m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाता है। अब हमने ऐसा करना है, जो 1 1 जिनके साथ लिखा हुआ है उनको सेपरेट कर लेते हैं और 2 2 वालों को सेपरेट। तो ये बन जाएगा हमारे पास m1 u1 इधर ही लिखा हुआ है, ये वाली टर्म को हम इस साइड पे ले आएंगे m1 v1 और इधर आके माइनस हो गया एंड सेकेंड टर्म इज m2 v2 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा m2 u2 आ जाएगा। दिस इज द मोमेंटम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बॉडी बिफोर एंड आफ्टर collision। फिर हमने 1 वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया और 2 वाली टर्म्स को सेपरेट कर। अब हम इनमें से कॉमन ले सकते हैं और कॉमन आएगा इसमें m1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रह जाएगा u1 माइनस v1 और दूसरी साइड पे m2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में रहेगा v2 माइनस u2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया। अब हमें पता है इलास्टिक फ्लूजन में एनर्जी भी कंजर्व रहती है, मींस काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। नाउ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन law of conservation of energy, law of conservation of energy, we have kinetic energy before collision, kinetic energy before collision must be equals to kinetic energy after collision, kinetic energy after collision। Kinetic energy before collision must be equals to kinetic energy after collision। Now the kinetic energy before collision is half m1 u1 square plus half m2 u2 square। दूसरी साइड पे आ जाएं तो हाफ m1 v1 स्क्वायर आ जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2
v2 square. These are the kinetic energies of first and second body before and after collision. Now जैसे हमने पहले किया, वन वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर को हम इस साइड पे ले आए और इधर आ जाए तो हाफ m2 v2 स्क्वायर तो पहले से ही लिखा हुआ है, हाफ m2 v2 स्क्वायर एज इट इज है, m2 v2 स्क्वायर माइनस इस वाली टर्म को अगर हम इधर ले आते हैं, हाफ m2 u2 होल स्क्वायर। ना अब हम इसमें से हाफ कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, और इस साइड से भी हम हाफ और चलें वो नेक्स्ट स्टेप m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। अब ये हाफ इस हाफ से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम देखें इस ब्रैकेट में जो टर्म है उससे हम कॉमन ले सकते हैं m1 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में आएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इस साइड से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आएगा m2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब आपने मैथ में पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b एंड a माइनस b के। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना, तो ये बन जाएगा m1 और यहाँ पे तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास m1 एज इट इज और ब्रैकेट में आ जाएगा u1 प्लस v1, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे और एक दफ़ा माइनस में आएगा u1 माइनस v1, और दूसरी साइड पे आ जाए तो ये हमारे पास बनेगा m2 और ब्रैकेट में आ जाएगा v2 प्लस u2, v2 प्लस u2, और दूसरी साइड पे v2 माइनस u2 आ जाए। ये हमने जस्ट फार्मूला ओपन किया एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने पहले लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड वी गेट इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी अप्लाई conservation of energy and we get equation number 2. Now we divide equation 1 and 2. Dividing equation 2 by 1. Dividing equation 2 by equation 1। तो इसमें हमारे पास पहले हमने इक्वेशन 2 को लिखना है और उसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। अब इक्वेशन 2 तो आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इसी को जस्ट हमने दोबारा लिख देना है m1
ब्रैकेट u1 प्लस v1 and u1 minus v1 bracket. On the other side we have m2 and v2 plus u2 and v2 minus u2 minus u2 है। तो मैं यहाँ से रेज कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट हमारे पास v2 आ जाएगा, v2 माइनस u2। अब हमने इसको डिवाइड कर देना है किससे, इक्वेशन 1 से। इस साइड को भी हमने इक्वेशन 1 और इस साइड को भी हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देना। जब हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 हमारे पास, आप चेक कर लें, वो किसके इक्वल है, m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 के, और इस साइड पे आएगा m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2। इसको m2 नेक्स्ट v2 माइनस u2। अब इसमें m2 m2 से कैंसिल, m1 m1 से कैंसिल, u1 माइनस v1 u1 माइनस v1 से, v2 माइनस u2 v2 माइनस u2 से कैंसिल। तो आपके पास जो टर्म बच जाएंगी वो है u1 प्लस v1, और इस साइड पे आ जाएं तो v2 प्लस u2 हमारे पास रह जाता है, v2 प्लस u2 रह जाता। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह देना। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा u1 माइनस u2, और इस साइड पे आ जाएं तो ये आ जाएगा v2 माइनस v1। काम हमारे पास रिकॉर्डिंग है। टिश्यू ला के देना, हल्का गीला करके। नेक्स्ट इज, यहां से हमने, अगर हम इसको फर्दर रीअरेंज करें, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू, अगर इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो v1 के साथ नेगेटिव साइन था, अब वो पॉजिटिव हो जाएगा, v1 बन जाएगा, जबकि v2 के साथ प्लस साइन है वो बन जाएगा। अब u1 माइनस u2 हमें क्या बता रहा है, दिस इज कॉल्ड relative velocity before collision। relative velocity before collision कह सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, speed of approach, speed। नेक्स्ट इज, ये आएगा हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं speed of approach, speed of approach, speed of approach। जबकि ये हमारे पास क्या है, v1 माइनस v2, speed of separation, speed of approach
इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब स्पीड ऑफ अप्रोच का मतलब फर्स्ट बॉडी सेकंड वाली बॉडी की तरफ किस स्पीड से उसको अप्रोच कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक छोटी सी पिक्चर बना लें, u1 ले लें, ये m1 है और इसकी स्पीड हम ले लेते हैं u1, और ये आपके पास सेकंड बॉडी है m2 और इसकी स्पीड है u2। अब हम लेट कर लेते हैं अगर u1 है 20 मीटर पर सेकंड और u2 हम लेट कर लेते हैं 15, तो u1 माइनस u2 आपको क्या मिलेगा, 20 माइनस 15। 20 माइनस 15 का मतलब 5 के फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड वाली बॉडी की तरफ 5 की स्पीड से अप्रोच कर रही है, क्योंकि 15 से तो वो सेकंड वाली बॉडी भी मूव कर रही है ना। तो स्पीड ऑफ अप्रोच हमें ये बताता है कि फर्स्ट वाली बॉडी सेकंड वाली बॉडी की तरफ किस स्पीड से मूव कर रही है, किस स्पीड से उसकी तरफ अप्रोच कर रही है। और लेफ्ट राइट साइड पे आ जाए तो वो है किस स्पीड से वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, स्पीड ऑफ सेपरेशन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम वर्डिंग चेंज कर दें, relative velocity before collision is equals to relative velocity after collision। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम और लिख के लिखेंगे relative velocity before collision, relative velocity before collision is equals to relative velocity after collision। Relative velocity before collision is equals to relative velocity after collision। इस तरह से भी हम इसकी वर्डिंग को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, हियर नेगेटिव साइन, हियर नेगेटिव साइन, तो राइट साइड पे नेगेटिव साइन आ रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन shows that where negative sign shows that before collision, before collision, before collision bodies move towards each other, bodies move towards each other, towards each other, and after collision, but after collision, but after collision bodies are moving away from each other, bodies move away from each other, away from each other, each। तो अभी तक हमने सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने डेफिनेशन लिखी है क्लूजन की, फिर इलास्टिक क्लूजन, इन इलास्टिक क्लूजन, फिर इलास्टिक क्लूजन इन वन डायमेंशन, और फिर हमने स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन फाइंड आउट। अब नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर क्लूजन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर क्लूजन कैसे निकालेंगे। इसमें हम हेडिंग दे देते हैं वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, velocity of first body after collision, after collision मतलब
हमने आफ्टर कोलिजन अब वेलोसिटी चेक करनी है जो कि v1 है। अब इसको हमने स्टार्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 ये हमने यहाँ पे बनाई हुई है, विच इज u1 plus v1 since from equation 3 since from equation 3 we have equation 3 is यहाँ पे हमने लिखी हुई है u1 plus v1 u1 plus v1 which is equals to v2 plus u2 v2 plus u2। दोबारा देख लें, ये हमारे पास इक्वेशन 3। अब आपने याद क्या रखना है, जब भी आपने v1 निकालना है ना तो उसके लिए आप v2 को सेपरेट कर लें, और जब भी आपने v2 निकालना है उसके लिए आपने v1 को सेपरेट। जैसे अभी हम v1 फाइंड करना चाहते हैं ना, तो हम इस इक्वेशन में से v2 को सेपरेट करें, और वो सेपरेट कैसे करेंगे, u1 तो एज इट इज है प्लस v1 भी एज इट इज है माइनस u2 इधर आके माइनस हो गया, और उस साइड पे क्या रह गया, v2। तो जब भी आपने v1 फाइंड करना है तो इक्वेशन 3 में से v2 को सेपरेट कर दें, और जब भी आपने v2 फाइंड करना है तो v1 को इस इक्वेशन में से सेपरेट कर लें, और इसको अब आपने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमारी है उसमें पुट कर दें जो हमने मोमेंटम को यूज करके फाइंड आउट की थी, m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इस इक्वेशन में अब हमने वैल्यू लगा। मैं आपको इक्वेशन 1 दोबारा से लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 हमारे पास यहाँ पे हम देते हैं, इक्वेशन 1 इज m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 और विच इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 v2 माइनस u2 आ जाता। अब आपने क्या करना है, ये v2 की वैल्यू इधर पुट कर देनी, तो हमारे पास अब फॉर्मूला बनेगा m1 ब्रैकेट u1 माइनस v1 ब्रैकेट ऑन दिस साइड m2 v2 की वैल्यू पुट कर दें जो कि है u1 प्लस v1 माइनस u2 माइनस u2। अब इसको रीअरेंज करें तो m1 इज ब्रैकेट u1 माइनस v1, इस साइड पे आ जाए तो ये बन जाएगा m2 u1 प्लस v1 माइनस 2u2। ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो 2u2 आ जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दें तो m1 u1 माइनस m1 v1, इधर आ जाए m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2 m2 u2। अब इसमें अगेन जो वन u वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लें और v वाली टर्म्स को सेपरेट कर लें। उसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m1 एज इट इज u1 भी एज इट इज। देखिए ये वाली टर्म u वाली टर्म है, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, ये माइनस m2 u1, और ये वाली इस वाली टर्म में भी देखें क्या है, u आ रहा है, इसको भी हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 2
m2 u2 आ जाएगा, और विच इज इक्वल्स टू, इस साइड पे ये वाली टर्म तो एज इट इज m2 v1, और इधर देखें ये v1 वाली टर्म है, ये इधर माइनस हो रही है, इधर आके प्लस हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा m1 v1। तो जस्ट हमने u वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लिख दिया और v वाली टर्म्स को राइट साइड पे हमने रीअरेंज किया। अब हमने वैल्यूज कॉमन लेना है। जैसे देखें फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आएगा u1, तो ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास m1 माइनस m2 और ब्रैकेट के बाहर u1 प्लस 2m2 u2, और इस साइड पे आ जाएं तो हम कॉमन ले लेंगे v1 और ब्रैकेट में रह जाएगा m1 प्लस m2। तो जस्ट हमने जो चीज़ कॉमन आ रही थी उनको कॉमन ले लिया। अब हमने फाइंड क्या करना था, v1, तो m1 प्लस m2 को हम दूसरी साइड पे जाके दोनों से डिवाइड कर देते। तो देखें ये हमारे पास एज इट इज लिखा हुआ है m1 माइनस m2 ब्रैकेट u1 प्लस 2m2 u2 एज इट इज। v1 हमने फाइंड करना है, तो ये वाली टर्म उधर जाके दोनों से डिवाइड कर, इसके नीचे भी वो आके डिवाइड हो जाएगी डिनोमिनेटर में, और इससे भी डिवाइड हो जाएगी, और ये है हमारे पास m1 प्लस m2, यहाँ पे भी आ जाएगा और इसके साथ भी m1 प्लस m2 आ जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। This is the velocity of first body after collision. Similarly, अब जब भी आपने याद करना हो उसके लिए आपने इसको याद करने का तरीका क्या है, ये velocity of first body आप फॉर्मूला हम ऐसे लिख लेते, फॉर्मूला हम लेट्स सपोज फाइंड करना चाहते हैं velocity of first body v1। सबसे पहले आपने इस साइड पे लिखना है u1 प्लस u2 लिखें, फिर डिवाइड का साइन डाल दें, फिर भी डिवीजन का साइन, और यहाँ पे भी डिवाइड का साइन। डिनोमिनेटर में हमेशा m1 प्लस m2 ही आएगा, इधर भी और इस साइड पे भी m1 प्लस m2 ही आएगा। ऊपर इस साइड पे आएगा, इसी का प्लस है तो ऊपर आ जाएगा आपके पास m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 आएगा। और इधर के लिए आपने याद रखना है, इधर आपने लिखना है 2m, और साथ में देखें कौन सी टर्म है 2 वाली, तो यहाँ पे आएगा 2m2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। अब हम सिमिलरली कर लेते हैं। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन, मतलब v2 आप फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपने सबसे पहले u1 लिखना है प्लस u2 लिख देना है, डिवाइड का साइन हम पुट करेंगे इधर भी और इस साइड पे भी। ब्रैकेट डिनोमिनेटर में हमेशा m1 प्लस m2 ही आएगा, और इधर भी m1 प्लस m2 ही आएगा। अब न्यूमिनेटर में ना शफल कर दें, ये देखें ये 2m2 इधर लिखा हुआ था, इसको हम इधर लिखेंगे इसकी फर्स्ट वाली इक्वेशन में, और आपने लिखना है 2m, और इसके साथ देखें क्या लिखा हुआ है u1, तो ये आएगा m1, और यहाँ पे ये m1 माइनस m2 था, इधर आके बन जाएगा
m2 minus m1. This is the velocity of second body after collision. Next is, अब अगर हम इसके कुछ केसेस करें, in most of the cases for MCQs, अब हम आगे करने लगे हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से. In most of the cases u2 is taken as 0. मैक्सिमम आपके जो केसेस होंगे तो वो u2 को क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे. तो हमने भी यहाँ पे इन मोस्ट केसेस आपने u2 को क्या ले लेना है, 0. u2 इज इक्वल्स टू 0. तो जब आप u2 को 0 ले लेंगे तो फिर जो फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी है ना v1, वो सिर्फ रह जाएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इधर आ जाएगा u1. और इसी तरह अगर आप v2 देखें, v2 जो होगा उसमें भी u2 जब आप 0 कर देंगे तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होकर रह जाएगी v2 which is 2m1 and in denominator m1 plus m2 और साथ आ जाएगा u2.